नमस्कार, मैं हूँ अश्विन मिश्रा, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक ऐसी खास शख्सियत से मिलाएँगे जिन्होंने बिहार से मुंबई के रास्ते तय करने में अपने पाँव के छाले कभी नहीं देखे। सिर्फ देखे तो सामने दिख रही मंजिल कि एक ब्रेक मिल जाएगा तो अपने हिस्से की खुशी और अपने हिस्से का जो किरदार है उसे छीन लेंगे। आखिर वो समय दिन सब आया, कहते हैं ना कि वक़्त लगता है लेकिन सब कुछ मिलता है। अगर आप मेहनत और संघर्ष किए हैं तो सब कुछ पा सकते हैं। नवादा से मुंबई का सफर तो बहुत लंबा रहा, लेकिन अब पंचायत 3 आई है तो उसमें एक किरदार आपने खूब देखा होगा, माधव जी, जिनकी बकरी विधायक जी को भेंट कर देते हैं और विधायक जी के मटन में कितना योगदान देते हैं, इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपको बहुत-बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया, शुक्रिया अश्विन, थैंक यू। बहुत-बहुत बधाई कि ये सीरीज़ मतलब पहले सीज़न, दूसरे सीज़न से ज़्यादा सुर्खियों में इस बार का रहा और आपका किरदार कमाल का रहा। आपने जो आपकी पंच लाइन थी या चुनौती वाले किस्से, सब कुछ आपने छाप छोड़ दी। अच्छा रहा, अच्छा लिखा है इस बार मतलब पिछली बार भी वैसे तो चंदन लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत मतलब उसी में लगे हुए रहते हैं। चंदन की सबसे खास बात यह है कि चंदन सिर्फ पंचायत लिखते हैं, तो इतना मेहनत और डायरेक्टर का भी जो व्यू होता है और डायरेक्टर जो चाहते हैं वो तो उससे पे निर्भर करता है। और हम लोग तो क्रेडिट राइटर डायरेक्टर को ही देते हैं। एक्टिंग तो भाई हम लोग तो करते ही हैं एक्टिंग जी, जी। तो। अ, इसी पे एक सवाल मेरा है कि अपने किरदार के बारे में, माधव के किरदार के बारे में हमारे करोड़ों दर्शक जो देखते हैं इंटरव्यूज़, उसे आप साझा करें। माधव का किरदार एक आम आदमी का किरदार है जो कि गांव में रह होते ही हैं। ऐसे लोग होते हैं जो कि बहुत भोले भाले होते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति बकरी चरा करके और अपने बकरी से अपना गुजारा करता है तो वो अपने लाइफ को कितना छोटा कर चुका होगा, उसकी ख्वाहिशें कितनी छोटी हो चुकी होगी और कितना वो संतुष्ट होगा। लेकिन जब पंचायत में आते हैं और वो सब कुछ पॉलिटिक्स और वो बनराकस जब कन्विंस करता है तो वो सारा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने लगता है धीरे धीरे। तो बहुत ही भोला और बहुत ही अच्छा इंसान का कैरेक्टर अभी तक तो मुझे समझ में आया है। जो आगे क्या क्या बनता है वो तो आगे देखा जाएगा। तो जब मुझे आपको बहुत स्क्रिप्ट मिली जब आपको स्क्रिप्ट मिली, जब आपको नरेशन सुनाया गया, आप सुने, तो आपको क्या लगा? क्या चल रहा था माइंड में कि ये किरदार मुझे करना चाहिए? क्या अट्रैक्ट किया? क्योंकि हर किरदार की अपनी एक कहानी होती। अम, मेरे लिए तो सब लाभ लाभ ही था, सब तो प्रॉफिट ही था मेरे लिए, क्योंकि पंचायत जैसे हिट सीरीज में आपका यदि उसके हिस्से हैं इसी बात से मुझे बहुत खुशी थी। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे हिट सीरीज में, और वो भी सेकंड सीजन में यदि आप कास्ट हो जाते हैं तो बड़ा ये लक की बात है। और ऊपर वाले और लोगों का आशीर्वाद और शायद इतने दिनों का मेहनत ऊपर वाला भी देख रहा था, इसलिए मुझे पंचायत मिली। तो मैं और क्या ठीक बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सर्दी है तो हो सकता है गड़बड़ा जाऊं मैं। ना, 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 आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। कुछ और बताएँ कि सेट पे कैसा माहौल होता था रघुवीर जी के साथ, जितेंद्र जी के साथ, अशोक पाठक, बाकी आपके डायरेक्टर के साथ किस तरीके से बातचीत होती थी शूट से पहले और शूट्स के बाद? डायरेक्टर तो सेट के शूट के टाइम में बहुत व्यस्त होते हैं, लेकिन हम एक्टरों का बड़ा मौज होता है। सिर्फ सेट पे तो सिर्फ हम लोग मस्ती ही करते रहते हैं। ज्यादातर शूट तो कम टाइम के लिए ही होता है, हम लोग को तो ज्यादा मस्ती का ही टाइम होता है सबसे ज्यादा। और शाम में ज्यादातर पार्टी होती थी। तो कभी डायरेक्टर की तरफ से, कभी फैजल मलिक की तरफ से, कभी प्रोडक्शन की तरफ से, तो बहुत मस्ती की हम लोग। चाहे रघुवीर सर हों तो रघुवीर सर भी हमेशा मजे करते रहते थे। जब भी उनकी एंट्री होती थी तो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ बोलते थे कि जिससे कि मजा आ जाता, पूरा पूरे यूनिट में एक एनर्जी आ जाती थी। तो तो उस पार्टी में कहीं तो आप अपनी नवादा से वाली बकरियाँ तो नहीं भेंट कर देते थे? हाँ हाँ, नहीं हम लोग को जरूरत नहीं होती थी कुछ करने की। वो सब
ज्यादातर तो प्रोडक्शन ही करती थी सारा। तो प्रोडक्शन का ही हिस्से सारी जिम्मेदारी होती थी, और उनकी ही जिम्मेदारी ये होती थी कि एक्टर हमेशा खुश रहे। तो जो भी हो सकता था, जो भी एक्टरों को चाहिए, वो सब कुछ उपलब्ध होता था। आप जैसा भी कहें वो सब अवेलेबल होता था। और बहुत प्यार करती है टीवी अब अपने एक्टरों से, और बहुत रिस्पेक्ट करती है। इस बार चुनौती रखे हैं कौन सी वाली, मतलब स्टील वाले की प्लास्टिक वाली? नहीं नहीं नहीं, प्लास्टिक वाली रखते ना, स्टील वाला खो अच्छा, जाता है तो दुख होता है। आपके रोचक किरदारों में से ये छोटे-छोटे किस्से ना इस समय गाँव में खूब वायरल हो रहे हैं और हर हाँ। कोई पूछ रहा है भैया चुनौती कौन से रखते हो? तो मैं मुझसे कई लोगों ने कहा कि पूछिएगा माधव जी से कि वो कौन सी चुनौती रखते हैं? मैंने कहा पूछ लूँगा भाई, आपका सवाल है, क्योंकि वो दर्शक ही सब वही कुछ है। वही चुनौती रखते हैं जो प्रोडक्शन और आर्ट वाले देते हैं। ये आर्ट की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या चुनौती रखते हैं। तो वो शायद लाल कलर का, गुलाबी कलर का चुनौती है जो कि मुझे मिला है। अब तो आपके किरदार के साथ सोशल मीडिया के कई सारे रील में आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। हाँ हाँ, आ रहा है अभी वो भी आया है। हिंदी हिंदी में था ना, इसलिए पढ़ लेते हैं। या फिर वो वाला भी हम देखे कि कैसा लग रहा हूँ मैं, जब अशोक पाठक पूछते हैं मुझसे तो हम एक लुक देते हैं और हंसते हैं, वो भी आ रहा है। और उस जगह जो है कि अरे जगमोहन कैसा अपने घर के बूढ़ पुरनिया के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये एक बेटा थे श्रवण कुमार और एक ये है। तो वो हाँ, बहुत। जगमोहन अपने दादी के साथ विशाल हाँ यादव जी जो हाँ एक्टर हैं, उस हाँ किरदार में बिल्कुल वो वाली तो आपकी पंच लाइन ये मुझे लगता है कि इस साल की सबसे वायरल कंटेंट आप दे के जा रहे हैं कंटेंट हाँ क्रिएटर को। हाँ, अभी तक तो वो वायरल है वो, अभी तक। और आगे क्या क्या आएगा वो तो मिम्स वाले ही जाने, जो मिम्स बनाते हैं क्या क्या करेंगे। बहुत हमको लगता है ये जितने। अच्छी बात है, हाँ, अच्छी बात है, आपके कैरेक्टर से मीम से बने बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है जब आपके कैरेक्टर्स के मीम्स बन के आते हैं, तो आप मतलब बहुत बहुत ज्यादा अति उत्साहित हो जाते हैं। कितना मुश्किल होता है आप मानते हैं कि छोटी सी जगह से निकल कर अपनी खुद की एक पहचान बनाना? मुश्किल तो लगातार होती है, हर विधा में होता है, चाहे वो कहीं भी आप हो। आप यदि पत्रकारिता ही कर रहे हैं तो कैसे कैसे पत्रकारिता की पढ़ाई किए होंगे, फिर प्लेसमेंट हुआ होगा, फिर यहाँ भी जी। एक जगह बनाना धीरे धीरे, तो वो हर जगह होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप का गोल क्लियर हो तो कुछ नहीं, ये सब जो बाधाएं आती है मुझे बहुत मजबूत करती है। जब भी बाधाएं आती थी तो मुझे मजबूत करती थी। मैं यही सोचता था कि एक दिन तो वो आएगा जब इसका सबका बदला लेगा रे तेरा, सॉरी किसी और का डायलॉग बोल दिया मैं। तो वो ऐसा लगता था कि सब कुछ मिलेगा आपको, जो जितने सारी परेशानियां हैं, जितना दुख आप झेल रहे हैं, वो सब एक बार जमा करके मिलेगा। और वो अब थोड़ा दिख रहा है कि मिलेगा, मिल रहा है। थोड़ा पीछे आपको ले चलते हैं, बिहार के एक छोटे से गाँव कह हाँ लें या शहर कह लें, नवादा का वो लड़का कब वो हाँ अपने आँखों में एक्टर बनने का सपना बुना, कब उसकी आँखों में तैरा कि लगा मुझे अब एक्टिंग ही करनी चाहिए? हाँ हाँ, ये अच्छा है। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मैं गांव में ही 10th तक की पढ़ाई की, गांव गांव से ही, गांव के हाई स्कूल, सरकारी स्कूल से पढ़ाई की। उसके बाद जब मैं 5th क्लास पास कर रहा था, तो पहली बार जो मेरे बेसिक स्कूल में जो टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम गाना नहीं गाओगे तब तक तुम्हें पास नहीं करेंगे। और जो बेसिक स्कूल था वहाँ वो बोड़ा बिछा करके पढ़ाई करते थे। तो वो एक उत्साह था कि हाई स्कूल जाएंगे, तो वो टूटता हुआ दिखा, तो वो जबरदस्ती हम पहली बार गाना गाए थे। फिर हाई स्कूल में जाने के बाद थोड़ा इसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि बचपन से मुझे कहानी पढ़ने का बहुत शौक था। कहानी पढ़ने का मतलब कहीं भी यदि मैं कागज गिरा हुआ भी कहीं देख लेता था, कुछ कहानी जैसा चुटकुला या कुछ भी, या कहीं प्लेटफॉर्म रेलवे में कहीं सफर करते हुए, तो बहुत सारी किताबें मैं पढ़ता रहता था। कहीं भी मुझे कहानी मिल जाए तो मैं पढ़ता था। तो धीरे 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 जब मैट्रिक हाई स्कूल आते आते, हाई स्कूल पास करते करते, हाई स्कूल में मैं फेमस हो गया था। कविता मगही, मैं मगही भाषी हूँ, तो मगही में कविताएं सुनाता था, पैरोडी सुनाता था अपना लिख करके। तो थोड़ा चर्चा में था मैं स्कूल से ही कि ये इसका है। लेकिन इस फील्ड में जाना है वो डिसाइड नहीं था, मुझे नौकरी ही करनी थी। क्योंकि गांव में जो होता है सबके एक ही लक्ष्य होता है कि किसी तरीके से सरकारी नौकरी हो। बिल्कुल।
मैं वो उसके बाद मैट्रिक करने के बाद मैं गया आया, गया से ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद फिर मुझे मेरे साथ कुछ मेरे घर में मेरे बड़े भाई थे, वो गुजर गए। तो मेरे ऊपर और ज़्यादा प्रेशर हो गया था कि जल्दी नौकरी करना है, तो मैं फिर पटना आ गया था कि थोड़ा गया में भी पढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जितने थे उसमें, चाहे वो वार्षिक को कुछ भी कार्यक्रम हो या बीच बीच में कुछ शिक्षक दिवस हो या कुछ भी हो, तो वहाँ हम होते थे और एक मेरा दोस्त होता था, आत्मा राम नाम है उसका। तो वो हम दोनों मिल करके हमेशा लोगों को एंटरटेन करते थे, लोगों को बहुत मजा आता था। हमको दूसरे कोचिंग से भी आते थे कि मेरे के यहाँ भी कुछ कार्यक्रम है, तो उसमें पैसे वैसे नहीं मिलते थे, लेकिन हमें करने में मजा आता था। और उस समय ये भी नहीं मालूम था कि हमको इस फील्ड में जाना है, मुझे ये पता था कि नौकरी करनी है। लेकिन जब पटना आए और उसकी तैयारी कर रहे थे, नौकरी की ही तैयारी कर रहे थे, और बहुत जुनून से कर रहे थे क्योंकि मेरे ऊपर प्रेशर था, तो अचानक वो 3 बजे उठते थे, 3 बजे उठ करके खाना वाना बना भी लेते थे, और थोड़ा खा करके पढ़ने चले जाते थे 4 साढ़े 4 बजे करीब। और उसके बाद उधर से लौटते थे, तो फिर वही था, शॉर्ट हैंड टाइपिंग मैं सीख रहा था, क्योंकि हाई कोर्ट में एक नौकरी होता है स्टेनोग्राफर का, पीए का, उसकी तैयारी में कर रहा था, क्योंकि थोड़ी इंग्लिश ठीक थी उस समय। तो लोगों को, मेरे गांव के और भी लोग तैयारी कर रहे थे, तो उनको लगा कि ये आसानी से हो जाएगा, तो मुझे भी यही लग रहा था, इसलिए मैं कर रहा था। लेकिन ऐसे ये रूटीन चल रहा था मेरा पढ़ाई का। लेकिन एक दिन ऐसे ही हुआ कि थोड़ा लेफ्ट में जाके देखते हैं, मैं जहाँ रहा था तो वहां से लेफ्ट में कालिदास रंगालय है पटना में। तो वो चूंकि सुबह निकलते थे तो पता नहीं चलता था कि इधर क्या है, तो शाम में उस दिन निकले तो देखे कि नाटक का बोर्ड लगा हुआ है। तो गांव में उस समय, उससे पहले हम नाटक करते थे, लेकिन नाटक पटना में भी होता है, और नाटक बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत सारा कुछ होता है, एनएसडी भी है, ये सब मुझे फिर वहाँ नाटक देख करके पता चला। और जब मैं पहली बार नाटक देखा पटना में, तो लगा ये तो मेरे लिए बना है, ये तो मुझे करना चाहिए। फिर वहाँ 2 साल का या डिप्लोमा का या इंट्रेंस एग्जाम होता है, तो वहाँ इंट्रेंस एग्जाम दिया, और फिर 2 साल डिप्लोमा किया वहाँ से। और फिर वहाँ 3 साल रिपेटरी में भी रहा। फिर बाहर वहाँ से निकल करके, बिहार आर्ट थिएटर नाम है उस संस्था की, तो वहाँ से फिर बाहर निकल के पटना में जितने भी ग्रुप हैं नाटक के, उनके साथ लगभग सबसे ज़्यादा मैंने नाटक किया। राग ग्रुप है एक, रणधीर कुमार है, एनएसडी से पास आउट हैं, वो चलाते हैं, तो उनके साथ ज़्यादा नाटक किया मैं। और उसके बाद फिर 2015 में मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे नाटक कम करना है और सिनेमा ज़्यादा करना है। तो उससे पहले भी मैं पटना दूरदर्शन में स्क्रिप्ट राइटिंग और एक्टिंग किया करता था, या जो भी कुछ एड वेड आते थे तो उसके भी किया करता था। तो 2015 में फाइनली हम मुंबई डिसाइड कर लिए कि हमको जाना है। फिर वो लॉकडाउन वगैरह आ गया बीच में, तो हम कोशिश तो बहुत किए मुंबई रहने का, लेकिन बार बार पैसे खत्म हो जाते थे, मैं पटना वापस चला जाता था। हम 2014 लगता है शायद 11 में एक बार आए पहली बार मुंबई रहने के लिए। घर भी लिया, हम 3 दोस्त थे, रणवीर, मैं और सोनू करके एक दिल्ली का दोस्त है। तो फिर वही हुआ कि पैसे खत्म हो गए, तो मुझे घर छोड़ना पड़ा। फिर आए 2000 शायद 14 में, 13 या 14 में फिर से आए, फिर से घर लिया, फिर पैसे खत्म हो गए, फिर से घर जाना पड़ा, फिर पटना जाना पड़ा। तो उसके बाद फिर हम दोबारा मुंबई आए। फिर 2015 से हमको लगता है 2017-18 तक हम मुंबई में घर रखे, लेकिन पटना ज़्यादा रहना होता था, कभी थिएटर का कुछ काम होता, थिएटर वेटर चल ही रहा था मेरा। तो फिर उसके बाद फिर लॉकडाउन में जब घर पे था, तो वो कर रहे थे उस समय एक सीरीज, ये ग्रहण, हॉटस्टार की एक सीरीज थी ग्रहण। तो उसके लिए मुझे फोन आया, तो उस समय तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, लॉकडाउन अभी खुला ही था। तो पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर जब पैसे वैसे की बात करने के लिए फोन आया, तब मुझे लगा कि वो लगता बहुत सीरियस है। तो तब फिर मैं वही घर से ही जा करके लखनऊ में शूट किया था पहली बार। लॉकडाउन से पहले मेरे मम्मी पापा गुजर गए, तो मेरे लिए कोई और ऑप्शन नहीं था, मुझे घर ही रहना था, ऐसा मुझे लग रहा था उस समय। और हम खेती बाड़ी करके और गांव में ही ग्रुप बना करके नाटक करने का डिसाइड कर चुके थे, क्योंकि अब मेरे लिए मुंबई और पटना रहना मुश्किल था। तो फिर घर पे ही सब बोले कि अब इतने दिन से यदि यही कर रहे हो, तो अब घर पे बैठना अच्छी बात नहीं है। तो उन लोगों ने कहा कि फिर से मुंबई जाओ। तो फिर लॉकडाउन के बाद आया, और वही रणवीर मेरा दोस्त है, वो राइटिंग करता है यहाँ मुंबई में, तो उसके घर पे आया, रहा कुछ दिन। फिर वो बीच में पंचायत मुझे मिली बड़े संयोग से, तो फिर अभी तब से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ये जब मुंबई। पहला ब्रेक मिलता है तो माँ बाप का मतलब
एक मलाल रह जाता है कि काश उनके रहते हुए चीज़ें होती तो उन्हें बता पाता। तो सबसे पहले किससे आपने बताया कि मुझे ब्रेक मिल गया जिसके लिए मैं एक लंबा समय गुज़ारा और संघर्ष करता रहा? हाँ, तो वो एक फ़िल्म मैंने की थी, पटना में जब थे उसी समय एक फ़िल्म एक की थी फीचर फ़िल्म आपने की है, जिसमें आप गुड्डू मेन गुड्डू। किरदार में। हुँ, हाँ, गुड्डू गुड्डर वो फ़िल्म का नाम है, प्रतीक शर्मा डायरेक्ट किए। अभी ऑनलाइन वो कहीं नहीं, लेकिन वो छिटपुट कहीं-कहीं थोड़ा जैसे पटना रीजेंट में लगी थी, जयपुर में लगी थी, तो वो कुछ-कुछ अपने बलबूते कुछ जगहों पे रिलीज़ किए थे वो फ़िल्म। तो पटना में जब इसके पहली बार पहला शो था, तो हम घर से सब लोगों को बुलाए थे गाड़ी करके, और मेरे घर वाले मम्मी पापा सब आए थे। तो उस समय थोड़ा बाबूजी, हम तो उस समय हीरो थे, तो लोग घेरे हुए थे और अब हम जा रहे थे, तो बाबूजी को देख करके देखे तो उनके आंखों में आंसू था, मेरे आंखों में आंसू भी आ गया। तो वो मेरे लिए सबसे अभी भी देखे वो, मतलब जो होता है ना गूज बम्प क्या बोलते हैं उसको, वो जी, जी। तो वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। और उसके बाद एक सीरियल भी किया था बलचंद्रमा, तो उसके बाद बाबूजी को लग गया था कि ये कर लेगा कुछ, लेकिन उनको मालूम था कि ये थोड़ा खर्चीला जगह फील्ड है, तो वो हमेशा बोलते भी थे कि मुझे मालूम है कि तुम्हारा फील्ड जो है, लेकिन वही होता है ना कि घर वाले को हमेशा लगता है कि साला अच्छा खासा था कि नौकरी कर सकता था, लेकिन इतने दिन चूंकि इसमें तो लंबा संघर्ष है ना, तो अब ये लगता है कि काश अभी जब थोड़े बहुत पैसे कमा रहा हूँ तो लग रहा है कि यार मम्मी पापा होते तो कोई, जिंदगी भर सबसे दुख इसी बात का है सर, कि मेरे माँ बाप हमेशा पूरे जीवन संघर्ष करते रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए और सब करने के लिए, लेकिन वो कभी भी जीवन में सुख नहीं देखे, जीवन भर काम करते ही रहे, और वो लास्ट 3 दिन पहले, उनके गुजरने के 3 दिन पहले भी वो काम ही कर रहे थे। तो ये मलाल रह जाएगा जीवन भर कि काश मैं उनको वो देख पाते लेकिन वो कि। जहाँ भी होंगे वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, आप उनके उनकी हाँ, छाया हमेशा रहती है। क्योंकि मैंने भी अभी 5 4 से 5 महीने पहले अपनी माँ को खोया, तो मैं वो दर्द हम्म, समझ सकता हूँ। हम्म, आपके खुद के करियर के उतार-चढ़ाव को अगर अनुभव के आधार पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, जो यूथ है जो मुंबई जाता है, उसको लगता है कि उसे ब्रेक मिल जाए, नहीं मिलता तो कई सारे कदम उठाते हैं या रास्ता हम्म। छोड़ देते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप अपने सफर से? जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए यही कहूंगा मैं कि मजबूत होके आओ और डिसाइड करके आओ कि यही करना है, और खुद को आंक के भी आओ कि हाँ मैं किस फील्ड के लिए हूँ। इसके लिए आप अपने शहर में नाटक करें और खुद को मांझ लें और समझ लें कि हाँ मैं किस फील्ड के लिए हूँ, एक्टिंग करूँ कि राइटिंग करूँ, कैमरा करूँ, डायरेक्शन करूँ। तो आपको पता चल जाएगा, नाटक करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि आप किस फील्ड में ज़्यादा आप ठीक रहेंगे। और उसके बाद फिर मुंबई आए, तो मुंबई आया तैयारी के साथ है और ये डिसाइड करके आए कि मुझे मुंबई में बसना है, मुझे इंडस्ट्री में रहना है। तो उसके बाद फिर आपका है क्या कि यहाँ लगे रहना पड़ेगा। यहाँ सफलता कब मिलेगी, आते के साथ मिलेगी या 5 साल बाद मिलेगी, 10 साल बाद मिलेगी, 20 साल बाद मिलेगी, ये नहीं पता। हाँ, सर्वाइवल चलता रहेगा आपका। आप यदि एक्टिव है, आप यदि सच में एक्टर है या आपके अंदर है टैलेंट, तो आपको चलता रहेगा, कुछ ना कुछ काम मिलता रहेगा। ये छोटे शहरों में काम कम होते हैं, लेकिन यहाँ ये है कि आपको यदि थोड़ा समझौता कर ले, आपके पास पैसे नहीं है तो छोटे छोटे भी काम आते रहते हैं। आपको जरूरत है तो वो कर लेते हैं, बहुत सारे काम है ना, तो वो करके आप सर्वाइवल कर लेते हैं यहाँ इंडस्ट्री में। तो मुंबई सबसे बेस्ट जगह है किसी भी आर्टिस्ट के लिए, चाहे वो किसी फील्ड से हो। तो मुझे लगता है यहाँ है भी बहुत लोग है ना, छोटे छोटे शहरों में तो कम लोग होते हैं, तो वहाँ कंपटीशन थोड़ा होता है, लेकिन यहाँ कंपटीशन बड़ा होता है। तो आपको बहुत बड़ा सोच के आना और हमेशा पॉजिटिव रहना, ये बहुत जरूरी चीज़ है कि आपको जी, हमेशा सकारात्मक रहना है। आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा सकारात्मक रहने का, हर चीज से आपको सकारात्मकता निकालनी पड़ेगी। यदि आप निगेटिविटी देखेंगे तो सोसाइटी में बहुत है, तो आप उससे न जी। प्रभावित होकर के हमेशा सकारात्मक रहें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी, बस आप कंटिन्यू रहें। ये तो सब बात होगी आपकी कैसे संघर्ष रहा, पंचायत में कैसे सफलताएँ हाँ। मिल रही हैं और शुभकामनाएँ मिल रही हैं, आपके रोल को सब सराह भी रहे हैं। हम्म, आप फ्यूचर में ऐसे कौन-से किरदार में अपने रोल को करना चाहेंगे जिसमें आप देख रहे हैं? थोड़ा उसके बारे में बताएँ। सबका एक ड्रीम होता है एक एक्टर का, एक आर्टिस्ट का हम्म। कि मुझे ये रोल मिल जाए, मैं बेहतर तरीके से कर लूँ या इच्छाएँ होती हैं। तो किस तरीके के रोल में अपने आप को देख रहे हैं फ्यूचर में? आर्टिस्टों के साथ मुझे नहीं लगता है कि कुछ ऐसा फिक्स होता है। आर्टिस्ट तो ये हम लोग तो ये देख रहे होते हैं कि काश कोई राइटर कुछ
बेहतर लेके आया, तो वो तो राइटर ही लिखते हैं, कैरेक्टर तो राइटर ही लिखते हैं। उम्मीद ये है कि मतलब मैं चाहता ये हूँ कि अच्छे अच्छे कैरेक्टर मिले, कैरेक्टर को थोड़ा जगह मिले, क्योंकि सबसे जरूरी इंडस्ट्री में होता है आपको स्पेस मिले। जी आप जी। एक दो सीन करना तो आसान है, फिर जैसे जैसे आपको आगे बढ़ते हैं तो आपको स्पेस चाहिए होता है। आपको वो जैसे तीन चार जो कैरेक्टर होते हैं, चाहे सीरीज हो या फिल्म में, उसमें जगह मिलना। तो वही उम्मीद है, वही चाहता हूँ कि वही तीन चार जो कैरेक्टर हैं वैसा कैरेक्टर हमको मिले, जो कि जिसका लेंथ हो, जिसमें परफॉर्म करने का जगह हो, जिसमें वेरिएशन हो जिस कैरेक्टर में। तो वो करना चाहता हूँ, और हर तरह का कैरेक्टर करने की इच्छा है। जैसे मैं तो गांव से आता हूँ, तो ये तो मेरे लिए इजी जोन है, गांव का कैरेक्टर करना। तो मुझे लगता है कि मैं शहर का जो शहरी कैरेक्टर होता है उसमें, वो मेरे लिए चैलेंज होगा यदि करूँगा तो। अभी कुछ किया है, एक फिल्म की है मैंने, तो उसमें है थोड़ा, तो वो मजा आएगा, आपको देख करके थोड़ा चेंज लगेगा वो सीन। अपकमिंग तो प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं सर, उसके बारे में थोड़ा आप हमारे सिनेमा प्रेमियों को बताते अपकमिंग चलें। प्रोजेक्ट में मैं चाहता हूँ कि वो नाम अभी इसलिए नहीं बोलना नहीं चाहता नहीं, कि अच्छा हाँ वो बिल्कुल, कब है मतलब आपके पास। कब आएगी। हाँ है, दो फिल्में तो ऑलरेडी शूट हो चुकी है, जी जी। और वो पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और एक सीरीज भी है, वो उसका भी पोस्ट प्रोडक्शन, सीरीज का तो पोस्ट प्रोडक्शन हो भी गया है। बस अभी तीन ही प्रोजेक्ट है जो कि आने वाले हैं भी। आपके ओवरऑल सबसे फेवरेट आपके एक्टर कौन है? और मेरे सबसे फेवरेट एक्टर, मुझे मनोज वाजपेयी बहुत पसंद है। अब शुरू शुरू में मुझे गोविंदा बहुत पसंद थे, क्योंकि मुझे कॉमेडी बहुत देखना बहुत पसंद था। तो गोविंदा की फिल्में उस समय, जब हम ग्रेजुएशन इंटर में थे, तो जोड़ी नंबर वन और एक, क्या क्या है ये सब, एक और एक 11 शायद, ये सब फिल्में आती थी, तो गोविंदा बहुत फेवरेट थे। बाद में जा करके जब एक्टिंग वैक्टिंग थिएटर वेटर किए, तो मुझे मनोज वाजपेयी बहुत पसंद है, और मैं मनोज वाजपेयी से मिलना चाहता हूँ, अच्छा। सुनना और चाहता हूँ। किन डायरेक्टर के साथ, जी जी आप कंप्लीट कर ले पहले। हाँ, नहीं नहीं, हो गया। आप किन डायरेक्टर के साथ काम करना चाहते हैं, ड्रीम है कि इनके साथ मुझे तो फिल्में करनी है किसी भी कीमत पे? विशाल भारद्वाज हैं, राजकुमार हिरानी हैं, और अनुराग कश्यप हैं, और मुझे अभी नहीं ध्यान में आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हूँ। तो ये सब है, मैं इन ये है मेरे मैं चाहता हूँ ख- इनके साथ करना। जब खाली समय आप क्या करना पसंद करते हैं? जैसे प्रोजेक्ट हैं तो प्रोजेक्ट में रहते हैं, आप काम करते हैं, उसके अलावा आप क्या मूवी देखना या वेब सीरीज या परिवार के साथ टाइम स्पेंड क्या करते हैं आप? जब मैं एकदम खाली हो जाता हूँ, तो मैं घर जाता हूँ, गांव जाता हूँ, और मुझे मतलब कहीं, गांव से जुड़ाव, उस मिट्टी की खुशबू आपको खींच लेती नवादा की। बहुत ज्यादा सर, मेरी कमजोरी है गांव। मैं मेरे मुझे यदि कम कोई बोले कि ताकत, आप, मैं तो मानता हूँ कि ताकत है, जहां से आप निकले उस मिट्टी को अगर आप आज भी पहचान रहे हैं, पकड़े हैं, तो जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तो तना ऑब्वियस सी बात है मजबूत। और दिख रहा है कि हाँ जिस तरीके से पंचायत में आपने रोल प्ले किया है, हर तरफ हाँ उसकी तारीफें हो रही हैं। और हाँ। तो वही उसका कारण भी हमको लगता है कि वही है, क्योंकि गांव मेरे अंदर बहुत ज्यादा रचा बसा है। तो वो शायद मेरे लिए आसान होता है, क्योंकि वो जैसे बकरी वाला ही है, तो बकरी वाला मैं बचपन से देखता आया हूँ गांव में। पहले एक धूरी मियाँ थे हमारे गांव में, वो बकरी चराते थे। अभी एक बसंत मांझी करके हैं, वो बकरी चराते हैं। तो वो धुरी मियाँ जब चराते थे तो मैं छोटा था। अभी जब ये जो बसंत मांझी हैं, वो बकरी चराते हैं, तो उनसे मेरी अच्छी दोस्ती है। उनका बेटा भी है, वो भी बकरी चराता है, तो वो भी मेरा अच्छा दोस्त है। तो पहले से ही है, पंचायत करने से पहले से ही मेरे वो दोस्त हैं। तो मुझे इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं लगा, और मेरे लिए आसान सा था कि एक माधव का कैरेक्टर है जो बकरी चराता है। आसपास के लोग ना आपके कैरेक्टर आपके नाम से जानने लगते हैं, असल में नाम भूल जाते हैं। तो क्या अरे पंचायत इससे तो जी मुझे जी। तो एक बार टीवीएफ से मेल आया था माधव करके, तो मैंने उसको रिप्लाई जी। किया था कि मेरा नाम बुल्लू कुमार है। और मेरे लिए मेरा नाम भी लोगों को बताना भी एक चैलेंज है, कि लोगों को याद हो मेरा नाम बुल्लू कुमार है। क्योंकि मेरा नाम ऐसा है कि कभी कोई बल्लू, कोई बबलू, कोई कुछ बोलते हैं। तो मुझे अब बुरा भी नहीं लगता, क्योंकि इतना बार सुन चुका हूँ। शुरू शुरू में थिएटर भी करते थे, तो अखबार में मतलब लगातार कभी भी मेरा नाम सही नहीं छपता था। बाद में धीरे धीरे जब पत्रकार लोग भी जानने लगे,
तब वो नाम सही आने लगा। मलाल हाँ। रहता है इस बात का कि नाम ना बतौर पत्रकार अगर ऐसी गलती कर रहा है कोई तो मुझे नहीं लगता सही है, बहुत बुरा हुँ। लगता है क्योंकि इसी नाम के लिए तो आपने सब कुछ त्याग के मुंबई पहुँच गए। हाँ, हाँ सर, तो मेरे लिए ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम सब जाने, और ये अच्छा है कि पंचायत के थ्रू लोग जान रहे हैं कि धीरे-धीरे कि मेरा नाम बुल्लू कुमार है। और गाँव से फ़ोन नहीं आया किसी दादा या उनका कि बुल्लू भैया लेते आइएगा चुनौती इस बार मुंबई से? हाँ, गाँव से सब बहुत लोगों का फ़ोन आया, गाँव से भी आया, और मेरे 28 तारीख को शाम में तो मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, इतना मैसेज आया था। तो लेकिन अच्छा लगा कि ऐसे तो फ़ोन हैंग हो तो दुखी होते हैं आप, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि चलो इतना मैसेज आया कि तो वो बढ़िया था। बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा रिस्पॉन्स। पूरी बातचीत में ऐसा कोई सवाल हो जो मैं ना पूछ पाया हूँ, आपको लगता है कि आपके चाहने वाले, पंचायत को चाहने वाले कुछ जानना चाहिए तो स्क्रीन आपकी, कैमरा आपकी तरफ, आप वो सब कुछ साझा कर सकते हैं। जो दर्शक लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे देखें, और मुझे रिप्लाई करें। मैं हर जगह मिलूँगा आपको, जहाँ भी हो, चाहे आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप कहीं भी मुझे मैसेज करें, मैं रिप्लाई करूँगा। मुझे अच्छा लगता है किसी भी का भी मैसेज आता है तो, चूँकि इतने सालों से दर्शकों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ ताकि दर्शक खुश हों, और मेरा सच में, मैं दिल से बताता हूँ आपको कि मैं चाहता हूँ कि दुनिया का हर आदमी मुझसे खुश रहे। और ये मेरा रंगमंच में भी था, तो पटना रंगमंच भी मुझे इसीलिए जानते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं, हमेशा बोलते हैं आप इतना कैसे सकारात्मक रहते हैं? तो उसके मैंने प्रैक्टिस की है जानबूझ के। सबको होता है, जनरल ईर्ष्या भी होती है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उसे मैं दबाने की कोशिश करता हूँ कि वो खुश सकारात्मक चीज़ें आएँ। तो यही चाहता हूँ दर्शकों से कि खूब देखें और खूब सराहें मुझे, और मैं नया-नया कैरेक्टर करूँगा आपके लिए, और आता रहूँगा आपके सामने, और वो सब सब प्यार मिले जो बाकी एक्टरों को इंडस्ट्री में मिला है। और अभी बिल्कुल। भी मुझे ऐसा मतलब अंदर से लगता है कि पता नहीं मैं क्या कितना लोगों तक पहुँच पाया हूँ, और नहीं, नो डाउट पहुँच गए हैं, बातें हो रही हैं हर तरफ और हाँ। मेरी भी शुभकामनाएँ हैं कि आपके आने वाले तीनों प्रोजेक्ट हिट साबित हो और पंचायत जब 4 लिखी जाए तो उसमें माधव का किरदार बड़ा लिखा जाए। और दर्शकों से भी चाहूँगा कि वो अपील करें, लिखें कि माधव को और बड़ा किरदार लिख के गढ़ के चंदन जी मजबूरन होके दें और मुझे लगता होगा। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पंचायत 3 में माधव का किरदार निभाने वाले वल्लू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए और पंचायत जब 4-5 जो अगला सीजन आए उसमें आपके किरदारों को बेसब्री से इंतजार रहेगा। आप सभी दर्शक ये खास बातचीत देखिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में हम एक नई शख्सियत के साथ आएंगे, तब तक बने रहे हमारे साथ। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद असीम, अपने शो में बुलाने के लिए। फिल्मेनिया, जिंदगी, जज्बात और सिनेमा।